हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। तो इस टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि भाषा व्याकरण से ना आपका क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं क्या ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, भाषा का लिखित और मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग और ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। तो ये ना भाषा में लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करते हैं व्याकरण के द्वारा। नेक्स्ट है भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा पहला बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना। थोड़ा सा पे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर डैट। नेक्स्ट है बच्चे को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, ठीक है। और चौथा है भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। तो देखिए अगर हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो ये बिल्कुल ये है कि हम व्याकरण का नियम को ये करें, ठीक है, या आपका वाक्य रचना का नियम को बताएं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम व्याकरण सिखा रहे हैं तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि भाषा का जो है हम लोग शुद्ध प्रयोग करना सीखें, ठीक है ना। भाषा का जो है हम लोग शुद्ध प्रयोग करना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो व्याकरण का जो है यही उद्देश्य है कि हम लोग जो है भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखें। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका किसी भी लैंग्वेज पेपर में आ सकता है, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि इंग्लिश में भी यही है आपका टॉपिक, तो इस टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निगमन विधि। तो डियर ये जो ऑप्शन है ना आपका निगमन विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगमन और निगमन विधि, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग अधिगम में, भाषा अधिगम में कौन से मतलब कि कौन से नियम को अपनाते हैं। तो ये आपका आगमन और निगमन नियम होता है, ठीक है, आगमन से निगमन की ओर। तो इसमें क्या होता है डियर, सबसे पहले थोड़ा सा हम निगमन के और आगमन के बारे में बात करते हैं। देखिए आगमन विधि और निगमन विधि जो रहते हैं व्याकरण के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। निगमन मतलब क्या होता है, निगमन मतलब होता है कि पहले हम लोग क्या बताएंगे, रूल बताएंगे, ठीक है, फिर उसका हम लोग एग्जाम्पल देंगे। यानी पहले तो हम लोग उसका नियम बता रहे हैं फिर उदाहरण देंगे। तो नियम क्या है, तो नियम है जैसे कि अगर हम आपको बता रहे कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को हम लोग जो है संख्या कहते हैं, फिर आपको हम बोलेंगे कि राम जो है उदाहरण में राम संख्या है। तो ये कैसा मेथड हो गया, ये निगमन विधि हो गया, क्योंकि पहले तो हम उसका रूल बताए फिर आपको उदाहरण दिए। अगर ऐसे ही अगर हम लोग कोई आपका मतलब कि मैथ्स कैलकुलेशन में कोई आपका नियम बता दिए कि देखो इसको हम लोग इस तरीके से जो है सॉल्व करेंगे, फिर आपको जो है एक एग्जाम्पल दे दिए कि देखिए इस तरीके से हम लोग ये किए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका निगमन विधि हो जाएगा जिसको हम लोग डिडक्टिव कहते हैं। क्लियर है। आगमन में क्या होता है, आगमन में सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, फिर हम लोग रूल बताते हैं, मतलब जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। उदाहरण जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि राम जो है नाउन है, फिर हम बोलेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पहले हम उदाहरण दिए फिर उसको हम लोग रूल बताएं, तो यह आगमन विधि हो जाता है, ठीक है। तो नियम बताकर उदाहरण देना, तो ये जो निगमन विधि होता है ना, ये आपका जो है व्याकरण सीखने में हम लोग ये करते हैं। निगमन विधि क्या है, तो नियम बताकर जो है हम लोग उदाहरण देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निगमन विधि कहते हैं। मतलब आपका क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड कहते हैं, इसको हम लोग डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि आगमन और निगमन, क्योंकि एक दूसरे का वाइस वर्सा है। तो इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा रेड मतलब क्या होता है, रेड मतलब होता है पहले रूल फिर एग्जाम्पल, ठीक है, यानी पहले नियम बनाकर फिर हम लोग उदाहरण देंगे। तो ये आपका डिडक्टिव मेथड होता है, मतलब निगमन विधि होता है। अगर आप लोग रेड को याद कीजिएगा तो आगमन विधि जिसको हम लोग इंडक्टिव कहते हैं, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा कि पहले हम उदाहरण देंगे फिर नियम बताएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है, वो व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है, आगमन विधि का, भाषा संसंग विधि, समवाय विधि और सहसंबंध विधि। तो
आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो भाषा संग विधि हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग व्याकरण पढ़ाते हैं ना, तो डायरेक्ट अगर आप व्याकरण पढ़ाइएगा तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब हम लोग मैथ्स पढ़ते, सॉरी, जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश पढ़ने के बाद बीच बीच में उसी से रिलेटेड ग्रामर दिया हुआ रहता है, ताकि हमें अच्छे, क्योंकि हम व्याकरण तभी सीख सकते हैं जब किसी के संदर्भ में हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, भाषा संग विधि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा या से शिक्षण सूत्र कार्य करता या करते हैं, अमृत से अमृत की ओर, कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हमेशा सरल से कठिन की ओर होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सबसे पहले आप हार्ड बताओगे फिर आप उसको ईजी दोगे, ऐसा तो होता नहीं है। कैसे हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग उसको सरल चीज़ देते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पर जो बहुत ही ईजी रहेगा ईजी देंगे, फिर ईजी से थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे, फिर मॉडरेट से हम लोग फिर हार्ड देते हैं। तो यहाँ तो बोल रहा है कि कठिन से सरल की ओर, तो ये तो ऑप्शन तो पहले ही हट जाएगा। तो व्याकरण सूत्र में व्याकरण पढ़ाने में कौन सा जो है शिक्षण सूत्र कार्य करता है, तो ये तो कार्य करेगा नहीं। कार्य क्या करेगा, तो मृत से अमृत की ओर, कि अगर हम बोलेंगे किसी वस्तु को तो पहले हम उसको पेन दिखाएंगे, देखो ये पेन जो है क्या है, तो पेन नाउन है। फिर हम बोलेंगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को जो है हम लोग नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम पहले उसको मृत चीज़ दिखा रहे हैं, एक वस्तु दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसको बता रहे हैं, तो उसको बच्चा को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पेन है तो पेन नाउन है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे किसी वस्तु को हम लोग नाउन कहते हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा कि कोई भी वस्तु है उसको हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। तो वो फिर आराम से सीख जाएगा, ठीक है। तो मृत से अमृत की ओर होता है। नेक्स्ट है आपका ज्ञात से अज्ञात की होती है, ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चे को जो है अगर हम लोग पहले अगर मान लीजिए व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो हम नाउन पढ़ा रहे हैं, संख्या पढ़ा रहे हैं, तो बोलेंगे पहले बताओ तो तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम बताएगा। फिर बोलेंगे कि देखो तुम नाउन हो, ठीक है, वो नाम बताया कि मेरा नाम राहुल है, तो बोलेंगे देखिए राहुल जो है ये क्या है, ये एक तरह का संख्या है। फिर हम बताएंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो पहले हम क्या किए, उसको उसका जो ज्ञात उसको जो आता है, फिर हम बोलेंगे बताओ तो कुछ जानवर का नाम बताओ, कुछ जगह का नाम बताओ। फिर उसको हम क्या बताएंगे कि देखो किसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ पे। तो ये जो है ये आपका गलत है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका कि व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता, तो क्या उद्देश्य नहीं होता, छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, छात्र शुद्ध और एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके। देखिए ये बिल्कुल नहीं बोलता है, क्योंकि जहाँ त्रुटि होती है, ठीक है, त्रुटि जो रहता है हम लोग का अधिगम का जो ये होता है एक हिस्सा होता है, एक अधिगम होता है एक तरीके से, जितना हम त्रुटि करेंगे उतना ही हम सीखते हैं। तो ये कभी नहीं बोलता है कि वो शुद्ध से या सही से सही लिखे, तो ये हम ऑप्शन जो है हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये हम लोग हटा सकते हैं। एक शिक्षिका का उद्देश्य नहीं होता, तो ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता है कि वो केवल शुद्ध ही लिखे, क्योंकि जब तक वो गलत नहीं लिखेगा तो वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग करना क्या हो गया, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। तो देखिए ये क्या करता है ना कि हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, लोगों के सामने बोल रहे हैं, तो भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, जिससे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। पहले नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यकरण। तो देखिए ये जो है ना हर बात में उसने बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नियम का कुछ ज़्यादा ही जो है यूज़ कर रहा है, तो नियमों का अति सामान्यकरण हो जाएगा आंसर जो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला तो व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से क्लासों की व्यवस्था होनी चाहिए, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, और तीसरा है भाषा परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। चौथा है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो क्या है आपका आंसर 4 हो जाएगा कि व्याकरण शिक्षण जो है अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका कि व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता। व्याकरण की पाठ्यचर्चा छात्रों को रत्नानुकूल बनाना, दूसरा व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसंग विधि से देना, और तीसरा है आपका
आपका छात्रों को नियम वो परिभाषाएँ रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता, तो क्वेश्चन बोल रहा है नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन आ गया हम लोगों का कि नियम यहाँ पर रटने की बात किया है तो नेगेटिव हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। तो डियर अब जो है इस टॉपिक से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक में कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।